In this video, we will try to cover fundamental rights, that is Article 12 to Article 35, and that belongs to Part 3 of Indian Constitution. Similarly, जैसे Part 2 में सिटीजनशिप की बात होती है, वैसे Part 3 में फंडामेंटल राइट्स कवर हुए हैं. एंड फंडामेंटल राइट्स इंस्पायर्ड हैं फ्रॉम बिल ऑफ राइट्स ऑफ यूएसए. बिल ऑफ राइट्स ऑफ यूएसए, जैसे यूएसए में बिल ऑफ राइट्स है वैसे फंडामेंटल राइट्स इंडिया में है. एंड फंडामेंटल राइट्स आर कॉल्ड एज मैग्ना कार्टा of Indian Constitution. Earlier there were 7 fundamental rights. Right to property, but इसको रिपील कर दिया गया 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 से, और इसको एक लीगल राइट बना दिया गया अंडर आर्टिकल 300A पार्ट 12 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. सो एज ऑफ नाउ केवल 6 फंडामेंटल राइट्स हैं. फंडामेंटल राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल 14 to 18, राइट टू फ्रीडम आर्टिकल 19 to 22, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन आर्टिकल 23 and 24, राइट टू रिलीजन आर्टिकल 25 and 28, कल्चर एंड एजुकेशन आर्टिकल 29 and 30, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी आर्टिकल 32, जो कि बी आर साहब ने हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा है. हार्ट एंड सोल. नाउ सी आर्टिकल 12. आर्टिकल 12 टॉक्स अबाउट डेफिनेशन ऑफ स्टेट. एक्चुअली आप जब भी ये फंडामेंटल राइट्स पढ़ोगे तो उसमें लिखा गया स्टेट कैन नॉट डिनाई इक्वालिटी, स्टेट कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट ऑन द बेसिस ऑफ. तो स्टेट, बार बार शब्द स्टेट यूज़ हुआ है, तो स्टेट का डेफिनेशन आर्टिकल 12 में दिया हुआ है. स्टेट क्या कॉन्स्टिट्यूट करता है, किसको स्टेट कहते हैं. जैसे कि पार्लियामेंट हो गया, जैसे कि लोकसभा, राज्यसभा, यूनियन गवर्नमेंट, ये भी स्टेट का पार्ट है. स्टेट लेजिस्लेचर, स्टेट गवर्नमेंट हो गया, ये भी स्टेट का पार्ट है. लोकल अथॉरिटी जैसे पंचायत, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, ये सब ये भी स्टेट के पार्ट हैं. ONGC, ये सब जितने भी स्टेचुटरी अथॉरिटीज़ होते हैं जो कि एक कानून से बनाए जाते हैं, लॉ पास करके बनाया जाता है, ऐसे भी बॉडी वो भी स्टेट के ही डेफिनेशन में आते हैं. सुप्रीम कोर्ट इन वन ऑफ इट्स जजमेंट, प्राइवेट बॉडी जो कि एडेड बाय गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट से फंडिंग मिल रही है, वो भी स्टेट के डेफिनेशन में आती है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट आर्टिकल 13. आर्टिकल 13 क्लॉज 3, जहाँ की डेफिनेशन ऑफ लॉ दिया हुआ है, लॉ का डेफिनेशन दिया हुआ है. तो कोई भी लेजिस्लेशन, जैसे लोकसभा से कोई बिल पास हुआ तो लॉ बन गया, या फिर कोई ऑर्डिनेंस प्रेसिडेंट ने पास करा तो वो भी लॉ बन गया. तो ऐसे मतलब लॉ की डेफिनेशन दी हुई है. और आर्टिकल 13 क्लॉज 1 में ये कहा गया है कि जितने भी प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज हैं, मतलब कि जैसे कि आपको पता है 26 जनवरी 1950 को कॉन्स्टिट्यूशन पूरे ऑल ओवर इंडिया में इन्फोर्स कर दिया गया था. तो उससे पहले जितने भी लॉज हैं, चाहे वो ऑर्डिनेंस के थ्रू आया हो या फिर बिल पास हुई हो फिर लॉ बना हो, कोई भी हो, अगर जो वो कोई भी फंडामेंटल राइट को वायलेट कर रहा है तो उसको वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाएगा. सिमिलरली पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज जो हैं, जो कि कमेंसमेंट के डेट के बाद भी जो भी लॉ बनेंगे, अगर जो उसमें से कोई भी अगर जो फंडामेंटल राइट को वायलेट कर रहे हैं तो वो भी नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिए जाएंगे. और यहीं से कॉन्सेप्ट निकल के आता है डॉक्ट्रिन ऑफ जुडिशियल रिव्यू. सुप्रीम कोर्ट जो जुडिशियल रिव्यू लगाती है, चेक करती है कि कोई भी ऐसा लॉ जो वायलेट करे फंडामेंटल राइट्स को तो प्रोटेक्ट करती है. तो ये कॉन्सेप्ट आर्टिकल 13 से ही निकल के आता है जुडिशियल रिव्यू का. और ये देखिए आर्टिकल 13 डिक्लेयर करता था कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हैं वो लॉ नहीं है. बट सुप्रीम कोर्ट इन केशवानंद भारती केस 1973 ये कहा कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कैन बी चैलेंज्ड ऑन द बेसिस ऑफ वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट. तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी चैलेंज करा जा सकता है अगर जो वो वायलेट कर रहा है कोई भी प्रोविज़न फंडामेंटल राइट का. सो दैट्स ऑल अबाउट आर्टिकल 12 and 13. In next video we will try to cover article 14 to 18. Thank you.